सभी को राम राम। मैं लक्ष्य क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारी 9th क्लास है जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं मुगल साम्राज्य। इससे पीछे वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था दिल्ली सल्तनत को। तो स्टार्ट करेंगे हम मुगल साम्राज्य। अब मुगल साम्राज्य की जो स्थापना की थी वो पीछे वाली क्लास में आपको पता है कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था और बाबर उस युद्ध में विजयी हो गया था। और विजयी होने के बाद ही बाबर मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। और जो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 1526 में हुआ था। और इसी के बाद मुगल काल स्टार्ट हो जाएगा और मुगल काल के अंदर जो शासक बनेंगे वो बाबर के बाद उसी का पुत्र हुमायूं होगा और हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर। ये इन्हीं के बेटे हैं। कहने का मतलब है अकबर का बेटा जहांगीर है और जहांगीर का बेटा शाहजहां और शाहजहां का बेटा औरंगजेब है। और मुगल साम्राज्य के अंदर जो सबसे शक्तिशाली शासक होंगे वो यही हैं। इनके बाद फिर जो मुगल साम्राज्य है वो कमजोर शासकों के हाथ में आएगा, यानी कि मुगल इतने पावरफुल नहीं रहेंगे। इसके साथ ही हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम बाबर को पढ़ना कि बाबर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं हरियाणा के रिस्पेक्ट में। बाबर का जो वास्तविक नाम है वो क्या है? जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर का वास्तविक नाम है। और जो जैसे कि आपको पता है कि मुगल काल का संस्थापक कौन था? वो बाबर ही था पानीपत के युद्ध के बाद। उनका जन्म 14 फरवरी 1483 में फरगना में हुआ था, जो कि वर्तमान में उज्बेकिस्तान में है। और जो उनके पिता थे वो थे उमर शेख मिर्जा, यानी कि फरगना में। और माता का नाम है कुतलुग निगार खानम। अब कह सकते हैं कि ये बात आपको कि जो उमर शेख मिर्जा है वो फरगना के शासक थे वहां पर, लेकिन बाबर की जो फैमिली है यानी कि जो उनके पिता हैं वो वहां पर एक पावरफुल शक्ति नहीं बन पाए और वहां से बाबर को भी भागना पड़ा था। बाबर फरगना से भागकर ही इंडिया की तरफ आए थे और तब यहां पर उन्होंने अपना शासन स्थापित किया था। बाबर ने भारत पर 1519 से लेकर 1524 के बीच भारत की सीमा पर कई छोटे मोटे आक्रमण किए थे, लेकिन वो आक्रमण इतने शक्तिशाली या इतने निर्णायक नहीं रहे कि बाबर यहां पर अपना वर्चस्व स्थापित कर सके। लेकिन बाबर का जब पानीपत का जो युद्ध होता है 1526 में, वो एक निर्णायक विजय मानी जाती है, क्योंकि उसी के बाद फिर मुगल साम्राज्य स्थापित होगा भारत के अंदर। लेकिन अगर हम बात करें बाबर की हरियाणा के रिस्पेक्ट में कि जो बाबर हरियाणा में प्रवेश कब हुआ था? बाबर का हरियाणा में प्रवेश कब माना जाता है? 1525 में बाबर का हरियाणा में प्रवेश हुआ था और 1526 में फिर पानीपत का युद्ध हुआ था। यानी कि जो पानीपत का युद्ध है वो भी हरियाणा में हुआ था और हरियाणा में प्रवेश 1525 में हुआ था। अब पानीपत का जो युद्ध है वो एग्जैक्ट कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 में, जिसमें बाबर विजयी रहा था। नेक्स्ट स्लाइड में भी लिख रखा है कि पानीपत का युद्ध यहाँ पर मिस प्रिंट हो रहा है, गलती से लिखा जा रहा है, यानी कि 21 अप्रैल लिखना है। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, इसमें बाबर विजयी रहा और किसके साथ हुआ था? इब्राहिम लोदी की। और जो ये युद्ध लड़ा गया था इसमें किस किस चीजों का उपयोग किया गया था? बाबर ने तोपखाने का प्रयोग किया गया था। और जो युद्ध नीति थी वो कौन सी थी? तुगलुमा युद्ध नीति का प्रयोग किया गया था, यानी कि इसमें दुश्मन को चारों ओर तीन ओर से घेरकर एक साइड से हमला किया जाता है, यानी कि लेफ्ट राइट और आगे से और पीछे से हमला किया जाएगा। कहने का मतलब ये है, यानी कि घेर कर हमला किया जाता है। इसके बाद 1527 में बाबर ने ही और कौन कौन से युद्ध लड़े थे? खानवा का युद्ध लड़ा, जिसे हम मेवात का युद्ध भी कहते हैं, क्योंकि जो खानवा का युद्ध हुआ था बाबर का वो राणा सांगा के साथ हुआ था। और राणा सांगा का साथ किसने दिया था? हसन खां मेवाती ने दिया था। और मेवाती कहाँ का था? मेवात का हसन खां मेवाती। तो मेवात का युद्ध भी बाबर के साथ हुआ था, हसन खां मेवाती का। और 1528 में चंदेरी का युद्ध, इसमें बाबर का और मेदनी राय का युद्ध होता है, यानी कि राजपूत संघ। और 1529 के अंदर घाघरा का युद्ध होता है। बाबर और बंगाल बिहार की जो संयुक्त सेना मिलकर बाबर के साथ युद्ध करती है, लेकिन सभी युद्धों में जीत किसकी होगी? वो बाबर की ही होगी, यानी कि बाबर विजयी रहेगा इन सभी युद्धों में। इसके बाद नेक्स्ट है कि बाबर ने
जो बाबर का जो सर्वाधिक विरोध हुआ था वो हरियाणा के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो वो कौन सा विद्रोह था? 1530 के अंदर ही कैथल विद्रोह था, जिसका नेतृत्व किसने किया था? मोहन सिंह मंडार ने किया था कैथल विद्रोह का नेतृत्व। लेकिन इस विद्रोह को बाबर पूरी तरीके से दबा नहीं पाया था 1530 में, और 1530 के अंदर ही 1530 में ही बाबर की एक बीमारी के कारण केवल 48 वर्ष की उम्र में उसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? बाबर की। एक बीमारी के कारण 48 वर्ष की उम्र में 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। अब उसकी मृत्यु के बाद जो शासक बनेगा वो हुमायूं बनेगा, उसी का बेटा। लेकिन उससे पहले एक दो फैक्ट और है बाबर के बारे में कि बाबर की मृत्यु के बाद उसे कहां पर दफनाया गया था? तो वो आगरा के अंदर दफनाया गया था। लेकिन बाबर की जो इच्छा थी कि मेरे मरने के बाद मुझे काबुल में दफनाया जाए, तो फिर बाद में पुनः उसे काबुल में दफनाया गया था। यानी कि सबसे पहले तो बाबर की मृत्यु के बाद आगरा में दफनाया गया और फिर बाद में काबुल में दफनाया गया था। और जो काबुल में दफनाया गया था फिर इसका मकबरा भी कहां पर है? बाबर का मकबरा है काबुल के अंदर। और काबुल कहां पर है? अफगानिस्तान में। उज्बेकिस्तान में इनका जन्म हुआ था, मकबरा इनका अफगानिस्तान में। शासक इन्होंने भारत में किया। बाबर ने नारनौल का जो जागीरदार था बाबर का, वो कौन था? एहमान तिमूर था। सिर्फ वन लाइन क्वेश्चन याद रखना कि बाबर का जो नारनौल है, नारनौल यहाँ पर इसलिए क्वेश्चन बनाया गया है क्योंकि हरियाणा के रिस्पेक्ट में यह चीज पूछी गई है कि हरियाणा का जो स्थान है नारनौल था, तो वहां का जागीरदार कौन था बाबर के साथ? बाबर का। तो एहमान तिमूर को बनाया गया था। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है फैक्ट है, सिर्फ आपको याद करते हुए चलना है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा खुद लिखी थी, यानी कि स्वयं लिखी थी। तो उसने अपनी आत्मकथा, जिसे तुजुक बाबरी भी और बाबरनामा भी कहा जाता है। हम कह सकते हैं कि बाबरनामा बाबर ने खुद लिखी थी या तुजुक बाबरी। और किस भाषा में लिखी थी बाबर ने? वो तुर्की भाषा में लिखी थी। लेकिन इसका फारसी भाषा में भी अनुवाद किया गया है, और वो किसके द्वारा किया गया है? वो अब्दुल रहीम खाने खाना के द्वारा किया गया है। आपको याद रखना है कि बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? तो अब्दुल रहीम खाने खाना के द्वारा। ठीक है। इसके साथ साथ ही बाबर के प्रशासन के बारे में पढ़ लेते हैं कि जो बाबर है उसने अपना प्रशासन या सरकार बोल सकते हैं उसको 4 भागों में डिवाइड किया था। और 4 भाग कौन कौन से हैं? जैसे कि दिल्ली सरकार, हिसार सरकार, मेवात सरकार और सरहिंद सरकार। यानी कि 4 भागों में बाबर ने डिवाइड कर रखा। अब ये जो सरकार है इन्हीं 4 भागों में शेरशाह सूरी भी डिवाइड करेगा अपने शासक को, अपने प्रशासन को। शेरशाह सूरी भी इन्हीं 4 प्रांतों में डिवाइड करेगा। इसके साथ साथ एक अलग से नोट है जो वहां पर बताना रह गया था कि बाबर ने हरियाणा में पानीपत में काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया। और कब करवाया था वो? पानीपत युद्ध जीतने के बाद। ये काबुल में तो उसका मकबरा है वो अफगानिस्तान में है, लेकिन काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया था वो हरियाणा के पानीपत में करवाया था। ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है बाबर की मृत्यु। आपको पता है कि 1530 में हुई थी, अभी बताया है। 1530 के बाद जो शासक बनेगा वो कौन बनता है? हुमायूं, उसका बेटा बनता है। यानी कि प्रथम बार जब हुमायूं शासक बनेगा, यानी कि प्रथम बार गद्दी पर कब बैठा? 1530। प्रथम बार का मतलब क्या है कि वो बार बार बैठेगा? बिल्कुल, क्योंकि उसका शासन एक बार 1530 तक से लेकर 1540 तक रहेगा। उसके बाद वो शेरशाह सूरी से युद्ध हार जाएगा, और युद्ध हारने के बाद जो गद्दी पर बैठेगा वो बैठेगा दिल्ली पर शेरशाह सूरी। उसके बाद हुमायूं का शासन समाप्त हो जाएगा, लेकिन हुमायूं दोबारा सर दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा 1555 के अंदर, और 1556 के अंदर फिर हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। यानी कि वो दिल्ली की गद्दी पर 2 बार बैठा। कौन? हुमायूं। ठीक है। अब आपको ये जानना है कि हुमायूं के अंदर एक अच्छी चीज थी कि उसने अपने जो बाप का जो प्रशासन है, यानी कि बाबर का जितना भी शासन था, वो अपने भाइयों में, यानी कि उसके अलावा 3 भाई और थे, यानी कि बाबर के 4 पुत्र थे, और हुमायूं ने सभी भाइयों में अपने शासन को इक्वली डिवाइड किया था। यानी कि देखो, जो कामरान है हुमायूं का भाई,
उसको काबुल और कंधार दिया गया था, और इसके साथ साथ ही इसार व सरिंद, जो मैंने बताया था कि ये देखो इसार और सरिंद, यानी कि ये क्षेत्र किसको मिला था, कामरान को मिला। उसके बाद अस्कनी को संभल क्षेत्र मिला था, यानी कि उस सरकार के हिस्से से अलग है ये क्षेत्र। इंदयाल को अलवर यानी कि मेवात सरकार मिली थी, और हुमायूं ने दिल्ली सरकार यानी कि दिल्ली की गद्दी स्वयं के पास रखी थी। तो इस तरीके से उसने अपने भाइयों के अंदर भी शासन को व्यवस्थित रखने के लिए एक दूसरे में बांट दिया। तो उसके बाद नेक्स्ट है, किसके बारे में पढ़े, हुमायूं के बारे में। हुमायूं गद्दी पर कब बैठा, 1530 में गद्दी पर बैठा, लेकिन 1539 के अंदर हुमायूं और शेरखा मतलब शेरशाह सूरी का ही नाम है, के बीच कौन सा युद्ध होता है, तो वो होता है चौसा का युद्ध। इस चौसा के युद्ध में शेरखा जीत जाता है, और शेरशाह खान को शेरशाह सूरी की उपाधि दान कर लेता है। कहने का मतलब है चौसा के युद्ध के बाद शेरखा शेरशाह सूरी की उपाधि धारण कर लेता है। इसमें हुमायूं आ जाएगा, लेकिन हुमायूं हारने के बाद दोबारा से फिर अगले साल हमला करेगा, यानी कि 1540 के अंदर, और इन्हीं के बीच दोबारा से युद्ध होता है, जिसे बोलते हैं कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध। यानी कि पहला चौसा का युद्ध, इसमें हुमायूं हार जाता है, लेकिन वो एक प्रयास और करता है 1540 के अंदर, और यह युद्ध भी जो कन्नौज है या बिलग्राम का युद्ध है, ये भी शेरशाह सूरी के साथ ही होता है। इसमें भी कौन जीत जाएगा, शेरशाह सूरी हुमायूं को बुरी तरीके से हरा देगा, और हुमायूं के हारने के बाद भारत ही छोड़ देता है, यानी कि वहां से भाग जाता है। और 1540 में फिर कौन गद्दी पर, दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठ गया, दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया शेरशाह सूरी, क्योंकि दिल्ली की गद्दी पर हुमायूं बैठा था, हुमायूं को तो हराकर वो भारत ही छोड़ के चला गया। तो शेरशाह सूरी जब दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो वो 68 वर्ष की आयु में दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। उसके बाद नेक्स्ट है शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ेंगे, और शेरशाह सूरी से हरियाणा में क्वेश्चन बनते हैं, हरियाणा के रिस्पेक्ट में। तो हम बात करेंगे शेरशाह सूरी का जन्म कब हुआ था, 1472 में, और कहां पर हुआ था, वो नारनौंद महेंद्रगढ़ के अंदर, जो कि हरियाणा के अंदर, और बचपन का नाम क्या था, फरीद था। अब देखो यहां से शेरशाह सूरी काफी मतलब ओल्ड एज है, यानी कि 1483 में तो बाबर का जन्म हुआ था, और 1472 में शेरशाह सूरी का, यानी कि शेरशाह सूरी बाबर से एज में काफी बड़ा। ठीक है, तो शेरशाह सूरी के जो पिता हैं वो कौन है, हसन खां उनका नाम है, और इनके दादा कौन थे, अगर मैं बात करूं तो शेरशाह सूरी के दादा इब्राहिम सूरी इनके दादा हैं। ठीक है, और इब्राहिम सूरी के पुत्र कौन है, हसन खां, और हसन खां के पुत्र कौन है, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी इनके पुत्र हैं। शेरशाह सूरी ने सुर साम्राज्य की स्थापना करी थी, यानी कि सुर साम्राज्य बनाया, किसने बनाया था, वो शेरशाह सूरी ने बनाया था। और शेरशाह सूरी ने निर्माण क्या क्या किया है, शेरशाह सूरी ने कलकत्ता से पेशावर यानी कि पाकिस्तान में है, पेशावर तक जीटी रोड का निर्माण करवाया था। और इससे पहले मैं एक बात बता देता हूं कि शेरशाह सूरी बाबर की सेना में एक सैनिक के रूप में काम किया करता, यानी कि शेरशाह सूरी बाबर की सेना में एक सैनिक के रूप में काम किया करता था, लेकिन आज वो दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया, और उसी के पुत्र को हराकर जिसकी सेना में वो काम किया करता था। लेकिन शेरशाह सूरी ने काफी इंपॉर्टेंट काम किए, जैसे कि निर्माण के रिगार्डिंग। तो निर्माण क्या क्या करवाया शेरशाह सूरी ने, कलकत्ता से पेशावर तक जीटी रोड का निर्माण, हरियाणा में 88 कोस मीनारों का निर्माण भी किसने करवाया है, शेरशाह सूरी ने करवाया है। और सबसे प्राचीन कोस मीनार है वो है कोहांड मीनार, जो कि करनाल के अंदर है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कोस मीनारों की कुल दूरी कितनी है, यानी कि 2 मील तक कोस मीनार बनी हुई है, यानी कि थोड़े थोड़े डिस्टेंस के अंदर 2 मील तक, या लगभग आप बोल सकते हैं 3 किलोमीटर तक कोस मीनारें बनाई गई हैं। अब जब आप करनाल रोड पर जाओगे तब आपको रोड के साइड में कोस मीनारें दिख जाएंगी। शेरशाह सूरी ने इब्राहिम सूरी यानी कि इन्हीं के दादा का जो मकबरा बनवाया था वो कहां पर बनवाया था, वो नारनौंद के अंदर बनवाया था, नारनौंद महेंद्रगढ़ के अंदर।
और शेरशाह सूरी का मकबरा इसका खुद का मकबरा कहां पर है? वो है सासाराम बिहार में। शेरशाह सूरी की मृत्यु कब हुई थी और कैसे हुई थी? वो 1545 के अंदर कालिंजर अभियान, यानी किसने एक अभियान चलाया हुआ था, कालिंजर अभियान। इसके दौरान उक्का नामक एक अस्त्र फट जाता है, और वो अस्त्र कहां पर फटता है? सुरंग के अंदर थे, यानी कि सुरंग फटने के अंदर कारण शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। और फिर इसका उत्तराधिकारी कौन कौन था शेरशाह सूरी का? इस्लाम शाह और आदिल शाह। लेकिन ये एक अयोग्य शासक थे, कुछ टाइम तक शासक करते हैं, लेकिन फिर 1545 में शेरशाह सूरी तो मर जाता है, लेकिन इसके अयोग्य शासक हैं, ये गद्दी को ज्यादा समय तक संभाल नहीं पाएंगे। लेकिन 1555 के अंदर कौन आ जाएगा वापिस? हुमायूं आ जाएगा दिल्ली की गद्दी पर। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, शेरशाह सूरी का प्रशासन देख लो, एक बार मैंने बताया था वहां पर भी कि दिल्ली, मेवात, हिसार और सरहिंद, इसने भी अपने प्रशासन को 4 भागों में डिवाइड किया था, और प्रत्येक प्रांत पर 2 अधिकारी थे। जो अधिकारी हैं वो कौन कौन सी पोस्ट थी? सिकदार ए सिकदारान, जिसका काम क्या था? कानून व्यवस्था को बनाए रखना, यानी कि फौजदारी मामले संभालना। और दूसरा जो अधिकारी था वो उसे बोलते हैं मुसीफ ए मुसीफान। ये न्यायिक कार्यों की नियुक्ति करता था, यानी कि दीवानी मामले संभालता था, यानी कि संपत्ति से संबंधित जो भी मामले होंगे वो मुसीफ ए मुसाफिन समझाएगा। कहने का मतलब इसके अधिकार में आएंगे। 1555 में हुमायूं दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लेता है, जो कि मैंने बताया था कि 1545 में शेरशाह सूरी की मृत्यु होने के बाद उसी के जो उत्तराधिकारी हैं वो एक कमजोर शासक रहे, लेकिन उन्हीं कमजोर शासकों का फायदा उठाकर हुमायूं ने पुनः दिल्ली की गद्दी को हासिल कर लिया था। लेकिन 1556 में ही हुमायूं ज्यादा समय तक शासन नहीं कर पाया, क्योंकि हुमायूं की पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हो जाती है, यानी कि लाइब्रेरी में पढ़ते पढ़ते उसकी सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु होगी। इसका मतलब यह है कि लाइब्रेरी की सीढ़ियों पर काफी आराम से और देख के चलना चाहिए। हुमायूं के बाद दिल्ली की गद्दी पर शासक किसका था? हुमायूं के बाद शासक कौन है? हेमचंद्र विक्रमादित्य, जो कि एक हिंदू शासक था। और हेमचंद्र विक्रमादित्य ही दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक था। इससे पहले दिल्ली की गद्दी पर हिंदुओं ने शासन किया है, लेकिन ये दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक। ठीक है। इसके बाद मुगल साम्राज्य के बाद अंदर पढ़ेंगे हम, जो हुमायूं के बाद जो शासन करेगा वो कौन करेगा? अकबर करेगा, जो कि हुमायूं का ही पुत्र था। और अकबर के समय ही पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था, और जो दूसरा युद्ध हुआ था वो किस किस के बीच होगा? अब दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठ गया है? हेमचंद्र विक्रमादित्य बैठ गया है, तो इसी के साथ अकबर का युद्ध होगा। यानी कि पानीपत का जो दूसरा युद्ध है वो किस किस के बीच होगा? अकबर और हेमचंद्र के बीच होगा। और कब हुआ था? 15 नवंबर 1556 में। प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में। दूसरा युद्ध 1556 में। और उसके बाद नेक्स्ट होगा मराठाओं और आदिल शाह के बीच होगा तीसरा युद्ध, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है पानीपत के दूसरे युद्ध में, जैसे कि अकबर और हेमचंद्र के बीच हुआ था, इसमें विजय किसकी हुई थी? अकबर की ही विजय हुई थी। और अकबर एज में काफी छोटा था, इसलिए अकबर की तरफ से जो नेतृत्व कर रहा था वो कौन कर रहा था? इसी का सेनापति था बैरम खां, यानी कि बैरम खां ने इस युद्ध को लड़ा था। मैं तो बात ये कह सकते हैं हम, अकबर तो सिर्फ नाम के लिए रखा जाता है, क्योंकि लेकिन जो रियल लड़ाई लड़ी थी पानीपत के दूसरे युद्ध में वो बैरम खां ने लड़ी थी, यानी कि नेतृत्व सारा उसी ने किया था। और इस युद्ध में हेमू की आंख में तीर लग जाने के कारण, यानी कि उसकी आंख में तीर लग गया था, जिसके कारण वो जमीन पर गिर गया। और जमीन पर गिर जाने के बाद बैरम खां द्वारा हेमू का सिर काट दिया जाता है। और जब उसका सिर काट दिया गया, यानी कि हेमू मर गया, और फिर अकबर की फिर विजय हो जाएगी, अकबर इस युद्ध को जीत जाएगा। अकबर ने और क्या काम किया था? इसार ए फिरोजा, यानी कि 1354 में इसार ए फिरोजा की स्थापना हुई थी। तुगलक वंश में आपको याद होगा, आपको कमेंट में करना है कि इसार ए फिरोजा की स्थापना किसने करी थी? 1354 में की थी, और किसने की थी ये आपने कमेंट में बताना है।
और शहर के नाम से फिरोजा शब्द हटा दिया था, यानी कि इसारे फिरोजा की स्थापना 1354 में हुई थी। शासक आपने बताना है किसने की थी, लेकिन इसारे फिरोजा नाम से फिरोजा शब्द हटाया किसने था? वो शब्द हटाया था अकबर ने। ठीक है। इसके बाद अकबर के दरबार में एक कवि था, और ये कवि मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसका रिलेशन हरियाणा से है। जिस जिसका रिलेशन हरियाणा से होगा उसको हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है। तो इस सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि अकबर के दरबार में एक कवि था जिसका नाम था बीरबल, और बीरबल का जो जन्म है वो कहां पर हुआ था? नारनौल के अंदर। नारनौल के अंदर। और नारनौल आपको पता है कि महेंद्रगढ़ के अंदर है। थोड़ी सी कोऑपरेट करना कि थोड़ी बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मेरे मुंह के अंदर छाले हुए हो रहे हैं, जिसके अंदर कुछ वर्डों की प्रोनाउंसिएशन अच्छी तरीके से नहीं हो पा रही, तो आपको थोड़ा कोऑपरेट करना पड़ेगा। जो बीरबल का जो रंग महल है वो कहां पर है? बुढ़िया के अंदर। और बुढ़िया कहां है? यमुना नगर के अंदर। और जो बुढ़िया है उसकी नींव हुमायूं ने ही रखी थी। ठीक है। और इसके साथ साथ ही बीरबल का जन्म तो नारनौंद के अंदर होता है, और बीरबल का जो रंग महल है वो बुढ़िया के अंदर है। और बीरबल का जो छत्ता है, बीरबल का छत्ता, वो कहां पर है? नारनौंद में ही है। और जिसका निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां के दरबारी मुकुंद दास ने करवाया था। इसीलिए इसको बीरबल के छत्ते को और क्या कहा जाता है? राय मुकुंद दास का छत्ता भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसने इसका निर्माण करवाया था। बीरबल का छत्ता तो कहा ही जाता है, और इसका निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां के दरबारी, जो कि कौन थे? मुकुंद दास। इसीलिए इसको राय मुकुंद दास का छत्ता भी कहा जाता है। इसके साथ वन लाइनर क्वेश्चन बढ़ते हैं कि अकबरी दरवाजा, अकबरी दरवाजा हरियाणा में कहां है? वो है अकबरपुर के अंदर, बारोठा, यानी कि जो कहां पर है? सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में है। अकबरी दरवाजा, अकबरपुर, बारोठा। अकबरपुर रोहतक के अंदर भी है, बहु अकबरपुर, लेकिन सोनीपत के अंदर है जो अकबरपुर बारोठा सोनीपत, जहां पर अकबरी दरवाजा है। और जो सबसे पुराना अकबर के समय का एक बादशाही पुल है जो कि करनाल में स्थित है। ये वन लाइनर क्वेश्चन आपको याद रखना है कि ज्यादा स्टोरी नहीं है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि अकबर से संबंधित हरियाणा में क्या क्या चीजें थी। अगर उनके नाम से भी कोई चीज बनाई गई है या उनके द्वारा उनका कोई रिलेशन रहा है तो उन चीजों को हमको याद रखना है, क्योंकि हम मुगल साम्राज्य पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है एमू के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ लेते हैं कि जो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई थी वो किसके साथ हुई थी? एमू के साथ। और एमू के साथ किसने युद्ध किया था? अकबर ने युद्ध किया था, जो कि विजयी रहे थे। तो हेमू हिंदू राजा था, जो मैंने पहले बता दिया था, लेकिन वो शासक कहाँ का था? वो रेवाड़ी का शासक था। और पता है रेवाड़ी आपको ये कहां पर है? हरियाणा के अंदर ही है। पहले ये आदिल शाह था, उसकी सेना में सैनिक के रूप में कार्य किया करता, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे एक शासक बन गया और दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। तो हुमायूं की मृत्यु के बाद 1556 उसकी मृत्यु के बाद दिल्ली का शासक बना हेमू। और जो पानीपत का दूसरा युद्ध है वो कब लड़ा गया था? 5 नवंबर 1556 में हुआ था, जिसमें इसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन इसी युद्ध में इसकी मृत्यु होती है। इससे पहले जितने भी युद्ध लड़े गए थे उनमें इसे किसी भी युद्ध में हार का सामना नहीं करना पड़ा, और जिसमें हार का सामना करना पड़ा उसमें उसकी मृत्यु हुई होगी। तो पानीपत के युद्ध में, युद्ध से पहले एमू ने 22 युद्ध करे, जिनमें वह किसी में भी नहीं हारा, और एक युद्ध मारा, उसी में उसकी मृत्यु हुई। उसके बाद नेक्स्ट है एमू ने इससे पहले मतलब 22 युद्ध लड़े थे, तो उन 22 युद्धों को लड़ने के साथ साथ ही उन्होंने कौन सी उपाधि धारण कर ली थी? विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली थी। अब कुछ वर्ड अटपटे निकल रहे हैं, छाले के कारण कंप्लीटली बोला नहीं जा रहा, लेकिन मेरे को ये क्लास टाइम पर अपलोड करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। एमू को विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, और जो विक्रमादित्य था ये कौन सा विक्रमादित्य था? ये 14वां विक्रमादित्य था। और अंतिम विक्रमादित्य भी कौन था? हेमू ही था। और दिल्ली का अंतिम सम्राट भी कौन था? वो भी हेमू था। और लेकिन इन दिल्ली का जो हिंदू सम्राट बना है वो कब बना था? 7 अक्टूबर 1556 में सम्राट बना था, दिल्ली का अंतिम सम्राट बना था।
और पूछा जाता है कि एमू की हवेली कहाँ पर है, वो रेवाड़ी के अंदर ही है, कुतुबपुरा के अंदर। कुतुबपुरा के अंदर रेवाड़ी में एमू की हवेली है। और जो एमू की हवेली है वो किस शैली में बनी हुई है, तो वो पुर्तगाली शैली के अंदर बनी हुई है एमू की हवेली। ठीक है, रिवाइज करते हुए चलाना, ये क्वेश्चन रिपीटेड होंगे आपके एग्जाम के अंदर। उसके बाद अकबर के बाद जहांगीर शासक बनेगा, लेकिन जहांगीर इनका कोई खास रोल नहीं रहा हरियाणा के अंदर। लेकिन इनके बारे में सेंटर जीके के हिसाब से भी एक दो पॉइंट हम याद रख लेते हैं। इसका वास्तविक नाम क्या है, नूर उद दीन मोहम्मद सलीम, यानी कि इतना बड़ा नाम था लेकिन इसको सलीम के नाम से फेमस था ये। इसको और किस चीज के लिए जाना जाता है, सख्त न्याय प्रशासन के लिए जाना जाता है जहांगीर को। इसके साथ ही जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, 1608 और 1615 की जो डेट है, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधि जो कि विलियम हॉकिंस थे, वो जहांगीर के दरबार में आया था। यानी कि जो अंग्रेज हैं वो भारत में आने स्टार्ट हो गए थे, तो उस टाइम पर भारत में किसका शासन था, जहांगीर का शासन था। यानी कि जो अंग्रेज था विलियम हॉकिंस, वो किसके दरबार में आया था, तो आपको याद रखना कि जहांगीर के दरबार में आया था 1608 के अंदर। उसी के बाद इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम राजदूत, उनके राजदूत थे थॉमस रो, वो भी किसके दरबार में आए थे, वो भी जहांगीर के ही दरबार में आए थे। और हरियाणा के रिस्पेक्ट में एक क्वेश्चन बनता है कि इतना खास क्वेश्चन नहीं कि हरियाणा में सर्वाधिक पेड़ पौधे किसके समय लगवाए थे, यानी किस मुगल शासक के समय लगवाए थे, तो वो जहांगीर के समय लगवाए थे। और 1614 से 16 में हरियाणा में प्लेग फैलने के कारण जो लोगों की हरियाणा के अंदर मदद करी थी, वो किसने करी थी, वो जहांगीर ने ही की। ठीक है, हरियाणा से 2 क्वेश्चन ही, इनको याद रखना, ज्यादा क्वेश्चन है नहीं जहांगीर से। 1527 के अंदर जहांगीर की मृत्यु हो जाती है और शासक बनता है फिर कौन, मुगल साम्राज्य के अंदर शाहजहां शासक बनता है 1627 से 1657 तक। शाहजहां का जो धार्मिक गुरु है शेख चिल्ली, उसके बारे में हमें याद रखना है कि उसका जो धार्मिक गुरु है वो शेख चिल्ली है, और शेख चिल्ली का संबंध हरियाणा से, इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो शेख चिल्ली का जो मकबरा है वो कहां पर है, थानेसर है, और थानेसर कहां पर है, कुरुक्षेत्र के अंदर है। यानी कि शेख चिल्ली का मकबरा थानेसर के अंदर है। और शेख चिल्ली कौन थे, शाहजहां के धार्मिक गुरु थे। जब इनके धार्मिक गुरु है तो गुरु का जो मकबरा है वो कौन बनवाएगा, वो बनवाएगा शाहजहां ही, क्योंकि शाहजहां के धार्मिक गुरु थे। और इसी मकबरे को हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हरियाणा जीके के अंदर काफी वेटेज रखते हैं ये, और मुगल साम्राज्य के अंदर। तो इसी मकबरे को हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। किसके मकबरे को, शेख चिल्ली के मकबरे को। और इस मकबरे को डेविड रोस ने ताजमहल के बाद सबसे सुंदर इमारत कहा है। यानी कि ताजमहल के बाद अगर कोई सुंदर इमारत है तो वो शेख चिल्ली का मकबरा है। ठीक है, और ये थोड़ा थोड़ा ताजमहल की तरह दिखता था, इसलिए इसको हरियाणा का ताजमहल कहा गया था। इसके बाद शाहजहां का पुत्र दारा सिकों के पास हरियाणा में फौजदारी थी। कहां की, हिसार की फौजदारी थी। यानी कि शाहजहां का जो पुत्र है वो कौन है, दारा सिको है। और इसकी मृत्यु के बाद, कब मृत्यु होगी शाहजहां की, 1666 में इसकी मृत्यु होगी। और इसी के पुत्र जो औरंगजेब है, उन्होंने इन्हें 8 साल तक कैद में रखा था, किसे, शाहजहां। और उसकी कैद में ही 1666 के अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है। कहा जाता है कि औरंगजेब को एक टाइम पर उसके पिता पर दया आ गई थी, और जब वो उनको रिहा करने के लिए जा रहा था तो उन्हें ये लगा कि शाहजहां को कि आज उनका बेटा उन्हें सिर्फ मारने ही आ रहा है। तो इस दहशत से ही शाहजहां की मृत्यु हो गई थी, क्योंकि वो इनको रिहा करना चाह रहा था कि काफी लंबे समय से वो कैद में थे, यानी कि 8 साल से वो अपने बेटे के कैद में थे। लेकिन औरंगजेब इनको आजाद करने के लिए गया, तो वो दहशत के कारण ही उनकी मृत्यु हो गई थी उस कैद के अंदर। ये स्टोरी बताई जाती है। तो औरंगजेब का शासनकाल रहेगा 1658 से 1708 तक। इसके साथ ही औरंगजेब के समय एक गोकुल जाट था जो कि हरियाणा में, वो औरंगजेब का मुकाबला करता है, यानी कि उसका विरोध करता है। कब करता है, 1669 के अंदर गोकुल जाट औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर देता है। और गोकुल जाट किस नाम से प्रसिद्ध था, वो ओल्ला और कोंड देव के नाम से प्रसिद्ध था। कौन, गोकुल जाट, जो कि औरंगजेब के शासनकाल में उसके खिलाफ
विद्रोह या मुकाबला करता है। ठीक है। उसके बाद इसी समय पर औरंगजेब के समय पर ही नारनौल में सतनामियों ने विद्रोह कर दिया था औरंगजेब के खिलाफ। सतनामियों ने कब किया था? 1672 में किया था। और सतनामी पंथ की स्थापना संत वीरबान ने 1657 में की थी। लेकिन अगर आप गूगल पर चेक करोगे तो 1657 है, लेकिन कई बुकों के अंदर 1543 भी है। लेकिन अगर 1657 ना आकर ऑप्शन में अगर 1543 है तो आपको ये टिक करना। ठीक है। 1672 के अंदर सतनामियों ने औरंगजेब के फौजदार थे ताहिर खां, उनको हरा दिया था। यानी कि 1672 में सतनामियों की विजय हुई थी और सतनामियों ने वहां के आसपास के क्षेत्र को अधिकार कर लिया था, यानी कि जीत लिया था। लेकिन औरंगजेब दोबारा से हमला करेगा इस पर। इससे पहले एक चीज बता देते हैं कि औरंगजेब के समय रेवाड़ी में अहीर शासक की स्थापना हुई थी, यानी कि अहीर शासन स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? नंदराम अहीर के द्वारा। और नंदराम अहीर ने ही रेवाड़ी के अंदर कानोट दरवाजा बनवाया है और बागनवाड़ा तालाब का निर्माण करवाया है। किसने? नंदराम अहीर ने, जो औरंगजेब के समय रेवाड़ी में अहीर शासन की स्थापना करते हैं। अब देखो, मैंने यहाँ पर बताया था कि 1672 के अंदर सतनामियों ने औरंगजेब के जो फौजदार हैं ताहिर खान को हरा दिया था। लेकिन 1672 के अंदर ही दोबारा से हमला होगा। यहां मेंशन नहीं कर रखा मैंने, लेकिन मैं वैसे बता देता हूं। मार्च 1672 के अंदर, मार्च 1672 के अंदर दोबारा से औरंगजेब हमला करेगा, जिसमें सतनामी हार जाते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि पहले हमला सतनामियों ने किया, उसमें सतनामी जीत गए, दूसरा हमले में औरंगजेब जीत जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। इससे पीछे वाले अगले वाली क्लास में हम डिस्कस करते हुए चलेंगे मुगल साम्राज्य के जो और शासक हुए हैं, चाहे वो कमजोर हैं चाहे कैसे भी, उनको हम थोड़ा बहुत डिस्कस करते हुए चलेंगे। औरंगजेब के इस समय ही जाट विद्रोह हुआ था 1680 के अंदर, आपको याद रखना है। और किसने किया था? राजा राम ने। और इनके भतीजे चूड़ामन ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया था। और राजा राम जाट ने क्या किया था? जो अकबर है उसके मकबरे को लूट लिया था। यानी कि मकबरे को क्या लूटना था? यानी कि जो उसका शरीर दफन किया गया था उसको निकालकर उन अस्थियों को जला देता है। यानी कि उनकी बेइज्जती करना कह सकते हैं, यानी कि उनकी बेइज्जती करने की कोशिश की थी राजा राम जाट ने। यानी कि मुसलमानों के अंदर जलाया नहीं जाता, इसलिए उन्होंने उनकी अस्थियों को जला दिया था निकालकर। ठीक है, यानी कि ये करने से औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह था, जो कि औरंगजेब के पूर्वजों की बेइज्जती की गई थी। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करते हुए इस क्लास को और आगे बढ़ाएंगे। तो मुगल साम्राज्य के अंदर दूसरा पार्ट हम नेक्स्ट क्लास बनाएंगे, सेकंड पार्ट। तो तभी तक सभी को थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, सभी को थैंक यू।